हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लिनिकल पाठशाला। तो आज का अपना टॉपिक है टिश्यू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने नोट्स लिखे हैं ये मैंने खुद ने लिखे हैं। मैंने किसी भी बुक की लैंग्वेज कॉपी नहीं की है, क्योंकि हम जानते हैं कि बुक की लैंग्वेज थोड़ी क्या होती है, टिपिकल होती है, समझने में मुश्किल होती है। तो उन्हें आसान बनाने के लिए मैंने क्या किया, अपनी सिंपल लैंग्वेज यूज़ की है इसको लिखने के लिए, ताकि आपको एक बार देखते ही सब समझ आ जाए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि टिश्यू क्या है। देखिए, जैसे हमारी बॉडी की शुरुआत होती है एक सेल से। किससे? एक सेल से। लेकिन जब बहुत सारे सेल्स जो दिखने में एक जैसे हों, जिनका काम एक जैसा हो, आपस में मिल जाते हैं, तो वो बनाते हैं क्या? एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। जब बहुत सारे सेल्स मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं? टिश्यू का। सेल्स जो दिखने में कैसे हो, सेम हो, उनका वर्क कैसा हो, एकदम सेम हो, वो सारे मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू। जैसे टिश्यू कैसे बनता है? हम्म, हाँ। तो सब क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स, ये जो सेल्स है, ये बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या करते हैं? एक किसका? ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे अपने को दिख रहा है इमेज के अंदर। फिर बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या करते हैं? एक किसका? सिस्टम का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि ये क्या है? एक यूरिनरी सिस्टम है। यूरिनरी सिस्टम किससे बना है? जैसे ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन है, जैसे इसमें किडनी आ गई, यूरेथ्रा आ गया, यूरेटर आ गया, और ये सब मिलके बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? ह्यूमन बॉडी। तो टिश्यू क्या हुआ कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या थी? सेल थी। तो बहुत सारी सेल्स जिनका वर्क एक जैसा था, दिखने में सिमिलर थी, वो सारे ने मिलके क्या बनाया? एक टिश्यू। तो आगे देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब कि जो सेल्स दिखने में एक जैसी हैं, जिनका वर्क एक जैसा है, वो सारी मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यू। तो टिश्यू क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स है। ये मैंने एकदम इजी लैंग्वेज में बता रखा है आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, इजीली लर्न हो जाए। क्या बुक की लैंग्वेज क्या है, थोड़ी टिपिकल होती है, लर्न नहीं होती, दिक्कत आती है। फिर बात करते हैं हिस्टोलॉजी की। हिस्टोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होता है? हिस्टोलॉजी। अब बीच बीच में मैं क्या आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताता जाऊंगा, जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं दो क्वेश्चन बताऊंगा आपको। टिश्यू पार्ट को चेकअप के लिए ले जाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? बायोप्सी। टिश्यू पार्ट फॉर चेकअप इज नोन एज बायोप्सी। ये मैंने ऐसे सिंपल लैंग्वेज में लिख रखा है। मतलब कि जो भी टिश्यू पार्ट को, बायोप्सी क्या होती है? कोई भी टिश्यू पार्ट को अपन चेकअप के लिए ले जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? बायोप्सी। अब टिश्यू सैंपल को किस में लेके जाते हैं? मतलब ऐसे ही थोड़ी कि टिश्यू को हाथ में पकड़ के लेके, टिश्यू सैंपल को 10% फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में ले जाते हैं। किस में लेके जाते हैं? 10% फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में लेके जाते हैं। अब बात करते हैं कि कितने टाइप के टिश्यू होती हैं। ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो कितने टाइप के टिश्यू होती है? टोटल 4 टाइप्स के टिश्यू होती हैं। इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। सबसे पहले है इपिथेलियम टिश्यू। इसका क्या काम है? ये हमारी स्किन की और ऑर्गन्स की आउटर लेयर बनाता है, और क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। तो ये क्या है? द प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर कौन है? प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर कौन है? इपिथेलियम टिश्यू। फिर कनेक्टिव टिश्यू क्या है? द जोइनर। मतलब ये अपन नाम दे सकते हैं इसको। कनेक्टर को, कनेक्टर कौन है? वो प्रोटेक्टर कौन है? इपिथेलियम टिश्यू। और जोइनर कौन है? कनेक्टिव टिश्यू। और जैसे मूवमेंट कौन कराता है अपने को? मस्कुलर टिश्यू। तो उसको क्या बोलेंगे? द मूवर बोल देंगे उसको। मैसेज कौन पहुंचाता है अपने ब्रेन तक? नर्वस टिश्यू। तो उसको क्या बोल देंगे? मैसेंजर। ऐसे मतलब ये याद करने की टिश्यू है, ट्रिक है। तो जैसे कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? जैसे इसका नाम है, ये बॉडी पार्ट्स को जोड़ता है। ब्लड और बोन्स इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। जैसे कनेक्टिव टिश्यू के सबसे बड़े एग्जाम्पल कौन से होते हैं? ब्लड और बोन। फिर बात करते हैं किसकी? मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? इसकी वजह से हम चल फिर सकते हैं या फिर एक्सरसाइज कर पाते हैं। मसल्स इसी से बनी होती है, मतलब जो अपनी बाइसेप ट्राइसेप ये होती है, ये मस्कुलर टिश्यू से ही बनी हुई होती है। फिर बात करते हैं किसकी? नर्वस टिश्यू की। नर्वस टिश्यू क्या होता है? ये ब्रेन से बॉडी तक सिग्नल पहुंचाता है। इसके बिना हम दर्द या टच को फिर, मतलब अपने को कोई गर्म चीज़ को टच करेंगे, ठंडा चीज़ को टच करेंगे, तो पता नहीं चलेगा। किसके बिना? नर्वस टिश्यू के बिना। तो ये क्या हो गया? मैसेंजर हो गया।
अब बात करते हैं इपिथेलियम टिश्यू की। इपिथेलियम टिश्यू क्या होता है? इपिथेलियम टिश्यू, द वर्ड इपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ इपी प्लस थेलोमा। इपी मतलब अपॉन, थेलोमा, थेलियम मीन्स बेसमेंट मेम्ब्रेन। मतलब इपिथेलियम टिश्यू कहाँ ग्रो करेगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रहेगा। जैसे ये हो गई इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये वाली, ये हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर क्या ग्रो कर रहा है? इपिथेलियम टिश्यू। तो इसको क्या बोलेंगे? इपिथेलियम टिश्यू। जो भी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ग्रो करेगा उस टिश्यू को क्या बोलेंगे? इपिथेलियम टिश्यू। द इपिथेलियम टिश्यू ग्रो अपॉन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या करेगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ग्रो करेगा। अब बात करते हैं इपिथेलियम टिश्यू आर फाउंड इन, कहाँ कहाँ मिलता है ये? आउटर लेयर ऑफ स्किन, स्किन के बाहर की तरफ। इनर लेयर ऑफ स्मूथ ऑर्गन्स, स्मूथ ऑर्गन्स के इनर लेयर में। ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की ग्लैंड्स में। कहाँ कहाँ मिलेगा ये? आउटर लेयर ऑफ स्किन, स्किन की आउटर लेयर में। दूसरा कहाँ मिलेगा? स्मूथ ऑर्गन के इनर लेयर में। तीसरा कहाँ मिलेगा? ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी में। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की, कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं इपिथेलियम टिश्यू के। तो फंक्शंस ऑफ इपिथेलियम टिश्यू, पहला फंक्शन क्या है अभी इसका? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब ये किसी भी इंजरी, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस या फिर हार्मफुल केमिकल से क्या करता है? अपने को बचाता है। दूसरा क्या है इसका फंक्शन? सीक्रेशन। सीक्रेशन मतलब, सीक्रेशन का मतलब होता है कि ये टिश्यू सब्सटेंस को रिलीज़ करने का काम करता है। जैसे क्या काम करेगा? एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, स्वेट, जैसे पसीना या म्यूकस को क्या करेगा? निकालेगा बाहर। फिर तीसरा क्या है? एक्सक्रेशन। इसका मतलब होता है बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना? बाहर निकालना। कि इसका एक्सक्रीशन का क्या मतलब होता है? बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। जैसे स्वेट या फिर यूरिन को अपन क्या करते हैं? बॉडी से आउट करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन। फिर आता है क्या? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? ये मतलब एब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया, ये क्या करता है? चीज़ों को सोखने का काम करता है। कैसे? जैसे अपन ने कोई भी फूड खाया, अपन ने कोई भी खाना खाया, फूड खाया, वो क्या हुआ? अपने पेट में चला गया। तो फूड में से क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स और जो वाटर है उसको कौन एब्जॉर्ब करे? एब्जॉर्प्शन होगा, उसको क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। किसका एब्जॉर्प्शन होगा? जैसे अपन ने खाना खाया, वो पेट में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में गया, वहाँ से वो एब्जॉर्ब हो रहा है उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स और वाटर, उसको क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। फिर वह आता है क्या? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कैसे? जैसे ये एक फ़िल्टर की तरह भी काम करता है, जो ज़रूरी चीज़ों को क्या करता है? पास होने देता है, और वेस्ट को क्या करता है? रोक लेता है वहीं पे ही। जैसे कि एग्जांपल है किडनी। अब ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट अलग करना किसका, कौन करता है ये काम? किडनी। तो ये क्या हो गए फंक्शंस ऑफ इपिथेलियम टिश्यू? प्रोटेक्ट करता है अपने को, सीक्रेशन करता है, एक्सक्रेशन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, फिल्ट्रेशन करता है। तो ये पांच पांच क्या हो गए इसके? फंक्शन हो गए किसके? इपिथेलियम टिश्यू के। अब इपिथेलियम टिश्यू इज़ यूजुअली एन एवेस्कुलर टिश्यू। एवेस्कुलर मतलब इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती। तो क्या हुआ? इपिथेलियम टिश्यू क्या है? एक एवेस्कुलर टिश्यू है। अब बात करते हैं किसकी? क्लासिफिकेशन ऑफ इपिथेलियम टिश्यू। सबसे पहले डिपेंड्स अपॉन द लेयर्स ऑफ सेल। सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या है कि लेयर्स पे डिपेंड्स अपॉन लेयर्स ऑफ सेल। इसके कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। पहला होता है सिंपल इपिथेलियम, दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। सिंपल इपिथेलियम क्या होता है? सिंगल लेयर इपिथेलियम। और स्ट्रेटिफाइड क्या होता है? मल्टीपल लेयर इपिथेलियम। अब इपिथेलियम क्या होता है कि ये जैसे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ग्रो करेगा। तो ये तो क्या हो गया? सिंगल लेयर इपिथेलियम। तो इसमें तो क्या होगा? सारी सेल्स क्या है? इस जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसके कांटेक्ट में है। और इसमें क्या होगा? मल्टीपल वाले में जैसे ये इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर दूसरी सेल्स, फिर इसके ऊपर तीसरी सेल्स। तो ये सारी सेल्स हैं जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में नहीं है। तो सेकंड पॉइंट क्या है? ऑल सेल्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे एग्जाम्पल ये देखो, इसमें सारी सेल्स किससे कनेक्ट है? बेसमेंट मेम्ब्रेन से। और इसमें स्ट्रेटिफाइड में ऑल सेल्स आर नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसमें क्या है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में क्या है कि सारे जितने भी सेल्स हैं वो सारे किस में? बेसमेंट मेम्ब्रेन में डायरेक्ट अटैच नहीं है। कैसे? कि ये वाली देखो,
अब ये नीचे ही नीचे वाली तो डायरेक्टली कनेक्ट है किससे, बेसमेंट मेम्ब्रेन से, लेकिन ये ऊपर वाली जो 2 लेयर आ रही है ये किससे कनेक्ट नहीं है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से। तो ये क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड, इसमें मल्टीपल लेयर होती हैं और सारी लेयर्स क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट नहीं होती। लेकिन सिंपल एपिथेलियम के अंदर जो सारी क्या होती है, इससे बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट होती है, सारी सेल्स किससे कनेक्ट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से। तो ये तो किसके ऊपर हो गया कि लेयर्स के ऊपर सेल के डिवीजन हो गया, डिपेंड अपॉन लेयर ऑफ सेल। सेकंड आता है डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ सेल। अब किस पे, शेप के अनुसार कितने टाइप होते हैं, शेप के आधार पे कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। पहला होता है स्क्वेमस। स्क्वेमस क्या होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होता है, स्केल लाइक सेल्स, मतलब ये क्या होगी, सीधी स्केल लाइक सेल्स होंगी एकदम स्ट्रेट, तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वेमस। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, स्क्वेमस मतलब स्केल लाइक सेल्स, ऐसे इजीली नाम के हिसाब से याद करो, जैसा नाम वैसे स्ट्रक्चर। दूसरा क्या आता है, क्यूबोइडल एपिथेलियम, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्यूब जैसी, जैसे क्यूब के जैसे इसकी स्ट्रक्चर है। फिर थर्ड कौन सा है, कोल्यूमिनार एपिथेलियम, ये कैसी होती है, कॉलम जैसी इसकी क्या होती है, शेप। अब इसके बाद में बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। तो सेकंड क्या है अपना, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू बॉडी का वो टिश्यू है जो दूसरे टिश्यू और ऑर्गन्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है, सपोर्ट करता है, बाइंड करने का काम करता है। बाइंड मतलब जोड़ने का काम करता है, कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू। It is the tissue responsible to provide mechanical support and connection to human body। ये क्या करता है, बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और क्या करता है, ह्यूमन बॉडी का कनेक्शन करवाता है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है ब्लड। ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी में घूमता है, तो वो क्या है, पूरी ह्यूमन बॉडी में कनेक्शन करवाता है, कौन, कनेक्टिव टिश्यू। अब इसकी बात करते हैं किसकी, स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर अब इसकी 3 चीज़ों से मिलके बनी हुई है, कि कौन कौन, पहली क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस, फिर कौन, सेल और फाइबर से। ग्राउंड सब्सटेंस में क्या आता है, मैट्रिक्स, क्या होता है, मैट्रिक्स। फिर सेल कौन सी होती है इसके अंदर, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स और एडिपोसाइट्स, मैक्रोफेजेस। फिर फाइबर्स कौन से होते हैं, इलास्टिन फाइबर्स एंड कोलेजन फाइबर्स। अब इसके बाद में बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मैकेनिकल टिश्यू, मैकेनिकल कनेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। तो पहला इसके अंदर कौन सा है, मैकेनिकल कनेक्टिव टिश्यू या सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होता है, ये मतलब ये वो टिश्यू है जो क्या करता है, बॉडी का ढांचा बनाता है, ढांचा मतलब फ्रेमवर्क, और क्या करता है, मजबूती, स्ट्रेंथ देता है, बॉडी को सपोर्ट करता है। मेन काम इसका क्या होता है, बॉडी का वेट उठाना, और ऑर्गन्स को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। तो क्या होता है ये, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट टू द ह्यूमन बॉडी। ये क्या करता है, ह्यूमन बॉडी को क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है, किसके अंदर, ढांचा बनाने में, स्ट्रेंथ मतलब मजबूत बनाता है उसको, और सपोर्ट करता है किसको, ऑर्गन्स को। इट इंक्लूड्स बोन्स एंड कार्टिलेजेस। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, मैकेनिकल कनेक्टिव टिश्यू में या फिर सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में, बोन्स और कार्टिलेजेस। बोन्स क्या होती है, बोन्स तो आपको पता ही है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये तो हो गई क्या, ये तो हो गई बोन्स। अब कार्टिलेज क्या होता है, ये जो इन बोन्स के बीच में ये वाला स्ट्रक्चर है, ये जो वाइट कलर की दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। ये क्या करता है, कोई भी दो जॉइंट को जोड़, दो जॉइंटों के बीच में कैसे तकिए की जैसे काम करता है, क्वेश्चन की तरह। क्या ये किस में हेल्प करता है, फ्रिक्शन में, जैसे कि दो जॉइंट्स आपस में जुड़े तो वो फ्रिक्शन करेंगे, तो उसमें हेल्प करता है कि दर्द ना हो जॉइंट्स के अंदर। तो ये क्या होता है, कार्टिलेज। तो कार्टिलेज और बोन्स किसके अंदर आते हैं, ये मैकेनिकल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं कि कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या होता है। इट इज़ ए कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल। कॉन्ड्रोब्लास्ट का मतलब क्या होता है कि कार्टिलेज बनाती है ये सेल्स, कार्टिलेज का फॉर्मेशन करती है। कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है, एक तो जॉइंट्स के अंदर, दूसरा जैसे कोई भी स्ट्रक्चर जो जिस कार्टिलेज से बनती है, जैसे नोज़ की स्ट्रक्चर, ईयर की स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, कार्टिलेज से बनती है ये। तो कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स को क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट। फिर आती है ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। ओस्टियोब्लास्ट क्या होती है, इट इज़ बोन
फॉर्मिंग सेल्स, ये क्या होती हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं। ओस्टियोब्लास्ट का मतलब होती है कि वो सेल्स जो क्या करती हैं, बोन्स का फॉर्मेशन करती हैं। किसका फॉर्मेशन करती हैं, बोन्स का फॉर्मेशन करती हैं। कौन सी सेल्स, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स किसका फॉर्मेशन कर रही हैं, बोन्स का। अब इसके बाद आता है क्या, ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है, इट इज़ बोन डिस्ट्रक्टिंग सेल्स। बोन डिस्ट्रक्टिंग सेल्स मतलब ओस्टियोक्लास्ट क्या होती है, जैसे पुरानी पुरानी जो बोन सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना और नई बनाना। नई कौन बनाएगा, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स, और पुरानी को डिस्ट्रॉय कौन करेगा, ओस्टियोक्लास्ट सेल। तो ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है, इट इज़ बोन डिस्ट्रक्टिंग सेल्स। जैसे अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है, पुरानी सेल्स टूटती रहती हैं और नई सेल्स बनती रहती हैं। तो वैसे ही जो पुरानी बोन्स की सेल्स है उनको डिस्ट्रॉय करेगा, उसको क्या बोलेंगे, ओस्टियोक्लास्ट। और जो न्यू सेल्स बनाएगा, बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, ओस्टियोक्लास्ट सेल। फिर उसके बाद में बात करते हैं मेटाफेजिया। मेटाफेजिया क्या होता है, ये क्या होता है, इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स इनटू अनदर टाइप ऑफ सेल्स। मतलब एक सेल का दूसरी सेल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना या परिवर्तन हो जाना, उसको क्या बोलेंगे, मेटाफेजिया। जैसे कि कोई भी सेल थी, पहले किसी और टाइप की थी, अब दूसरे नई सेल में कोई और टाइप में बन गई, तो उसको क्या बोलेंगे, मेटाफेजिया। तो इसका जैसे एक एग्जाम्पल के तरह समझने की कोशिश करते हैं, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, सिगरेट स्मोकर्स। कौन है इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, सिगरेट स्मोकर्स। तो जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, जैसे एयरवेज में क्या होता है, बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सेल्स होते हैं, और इन सॉफ्ट सेल पर अब छोटे छोटे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। इनका हेयर्स का क्या काम होता है, एयर को क्लीन करना। अब जब कोई इंसान रोज़ रोज़ सिगरेट पीता है, तो उसका धुआं क्या होगा, स्मोक क्या करेगा, उस सॉफ्ट सेल को क्या करेगा, इरिटेट करेगा। क्या करेगा, इरिटेट करेगा। किसको, सॉफ्ट सेल को। रोज़ रोज़ कोई भी स्मोकर सिगरेट पिएगा तो जो एयरवेज की सॉफ्ट सेल्स है उनको क्या करेगा, इरिटेट करेगा। अब क्या हो जाएगा, वो सॉफ्ट सेल का क्या होगा, मेटाफेजिया। मतलब वो चेंज हो जाएगी, किसके अंदर चेंज होगी, स्क्वेमस स्क्वेमस सेल्स के अंदर। जो सॉफ्ट सेल्स प्रेजेंट थी वो किस में चेंज हो जाएगी, स्क्वेमस सेल्स के अंदर। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, मेटाफेजिया। मतलब एक तरह की सेल का दूसरी तरह में कन्वर्ट होना, क्या क्या बोलते हैं उसको, मेटाफेजिया। अब बात करते हैं किसकी, दूसरा टाइप क्या है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर क्या होता है, इट इंक्लूड्स डर्मिस, एडिपोज टिश्यू एंड लिगामेंट्स। डर्मिस क्या होती है, डर्मिस क्या होती है, ये हमारी स्किन की बीच वाली लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है, मिडल लेयर। कौन सी लेयर होती है, मिडल लेयर होती है। ये सबसे बाहर वाली लेयर के ठीक नीचे होती है। इसके बारे में सबसे बाहर कौन सी लेयर होती है, एपिडर्मिस। उसके ठीक नीचे कौन सी होती है, डर्मिस। तो ये क्या होती है, डर्मिस। फिर बात करते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या होता है, एडिपोज टिश्यू को आम भाषा में क्या बोलते हैं अपन, बॉडी फैट या फिर चर्बी। ये हमारी स्किन के सबसे निचली लेयर हाइपोडर्मिस में होता है। किस में होता है ये, एडिपोज टिश्यू, हाइपोडर्मिस में। और क्या बोलते हैं इसको, बॉडी फैट या फिर चर्बी बोल दो, हिंदी में आम भाषा में चर्बी। अब लिगामेंट्स, लिगामेंट्स क्या होते हैं, इट कनेक्ट बोन टू बोन। जो भी सेल्स या को बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट। अब ये है इलियोफिमोरल लिगामेंट। स्ट्रोंगेस्ट, सबसे स्ट्रोंगेस्ट लिगामेंट कौन सा है, इलियोफिमोरल लिगामेंट। स्ट्रोंगेस्ट लिगामेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, हिप बोन जॉइंट विथ फीमर बोन। इसमें क्या होती है, जो अपनी हिप बोन होती है वो किससे जॉइंट होती है, फीमर से। फीमर कौन सी बोन होती है, अपनी जांग, जो पैर में जांग है उसकी हड्डी को क्या बोलते हैं, फीमर। तो अपनी हिप बोन को किससे कनेक्ट करवाती है, फीमर बोन से। तो उसको क्या बोलते हैं, इलियोफिम इलियोफिमोरल लिगामेंट। उस लिगामेंट को क्या बोलेंगे, इलियोफिमोरल लिगामेंट। तो लिगामेंट क्या होता है, बोन से बोन कनेक्ट होने को क्या बोलते हैं, लिगामेंट। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट कौन सा होता है, ह्यूमन बॉडी का हिप बोन जॉइंट विथ फीमर बोन, उसको क्या बोलते हैं, इलियोफिमोरल लिगामेंट। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट कौन सा है, इलियोफिमोरल लिगामेंट। अब बात करते हैं टेंडन की। टेंडन्स क्या होते हैं, इट कनेक्ट बोन्स एंड मसल्स। लिगामेंट तो क्या होते हैं, जो किसको कनेक्ट करते हैं, बोन टू बोन। बोन टू बोन जो कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं लिगामेंट।
अब बोन से मसल्स को जो कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, टेंडन्स। क्या बोलते हैं, टेंडन्स। अब इसमें क्या होता है, स्ट्रोंगेस्ट टेंडन कौन सा है, एकाइलस या फिर काफ मसल्स, या इसको क्या बोलेंगे, हील कोड, या बोल देंगे हील बोन, मतलब खूब सारे नाम से इसको बोल सकते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड हार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब जैसे क्या होती है ये सेकेंड हार्ट, इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये काफ मसल्स कहाँ प्रेजेंट है, जैसे ये अपना पैर है तो ये वाली जो मसल्स है ये काफ मसल्स होती है। जब अपन चलते हैं तो ये यहाँ से ब्लड को क्या करती है, ऊपर टाइट करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो करता है। तो इसको इसलिए क्या बोलते हैं, काफ मसल्स ब्लड को पंप करने में हेल्प करती है। अब क्या होती है ये, विच कनेक्ट हील बोन टू काफ मसल्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड हार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्ट्रोंगेस्ट टेंडन कौन सा है, एकाइलस। एकाइलस क्या करता है, जैसे ये काफ मसल्स है, ये वाली काफ मसल्स है, इसको किससे कनेक्ट कर रहा है, हील बोन से। ये वाली जो बोन है इससे कनेक्ट कौन कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ये बोन जो हो रही है कनेक्ट किससे हो रही है, मसल से, इसको क्या बोलते हैं, टेंडन। बोन जब मसल से कनेक्ट होती है तो उसको बोलते हैं टेंडन, और जब बोन बोन से कनेक्ट होती है तो उसको बोलते हैं लिगामेंट। तो इस सबसे स्ट्रोंगेस्ट टेंडन कौन सा है, काफ मसल से हील बोन वाला। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड हार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ स्मूथ ऑर्गन्स। और कहाँ पे मिलता है ये, आउटर लेयर ऑफ स्मूथ ऑर्गन्स, स्मूथ ऑर्गन्स की आउटर लेयर पे। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे जीआई सिरोसा। अब बात करते हैं किसकी, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम में कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटर लेयर ऑफ यूट्रस। ट्यूनिका एडवेंटिशिया में कहाँ होता है, आउटर लेयर ऑफ ब्लड। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द केजेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। और कहाँ पे फाउंड होता है ये, केजेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। केजेस मतलब पिंजरा। जैसे प्लूरा, प्लूरा मतलब लंग्स का केज, ये लंग्स के चारों तरफ की मेम्ब्रेन है। प्लूरा क्या है, लंग्स के चारों तरफ की मेम्ब्रेन है। फिर है मेनेंजिस, मेनेंजिस क्या है, ब्रेन का केज। ये ब्रेन और स्पाइनल कोड को प्रोटेक्टिव लेयर है, किसकी, ब्रेन और स्पाइनल कोड की प्रोटेक्टिव लेयर का क्या नाम है, मेनेंजिस। तो ये क्या हो गया, ब्रेन का केज। फिर थर्ड क्या है, पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या है, पेट के ऑर्गन्स का केज। फिर फोर्थ क्या है, पेरिकार्डियम। ये क्या होता है, हार्ट का केज, मतलब हार्ट के चारों तरफ डबल लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। अब थर्ड बात करते हैं किसकी, फ्लूइड या फिर वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होता है, एक तरह से फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होता है। जैसे इसमें देखते हैं क्या होता है, इट इंक्लूड्स ब्लड, लिम्फ। इसमें क्या इंक्लूड होता है, ब्लड और लिम्फ। फिर बात करते हैं, ब्लड इज ए फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट इज़ इन लिक्विड स्टेट। अब ब्लड को क्या बोलते हैं, एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो क्या है, लिक्विड स्टेट में होता है। किस में होता है, लिक्विड स्टेट में, तो उसको क्या बोलेंगे, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। सम ऑफ द ब्लड सेल्स डू नॉट कंटेन ट्रू न्यूक्लियस। कुछ ब्लड सेल्स ऐसी होती हैं, कुछ जो क्या करती हैं, ट्रू न्यूक्लियस उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। क्या है ये, सम ऑफ द ब्लड सेल्स डू नॉट कंटेन ट्रू न्यूक्लियस। जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, एन्यूक्लिएटेड सेल्स। जैसे कि रेड ब्लड सेल्स होती है, उसके अंदर क्या होता है, मेच्योर होने के बाद क्या होता है, न्यूक्लियस गायब हो जाता है। फिर बात करते हैं इसके फंक्शंस की। फंक्शन क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट किसको प्रोवाइड करता है, अपनी बॉडी को। और क्या काम करता है, कनेक्शन किसके बीच में, अपनी बॉडी के ऑर्गन्स और पूरी ह्यूमन बॉडी के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड कराता है कौन, कनेक्टिव टिश्यू। और क्या काम होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी, इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। और क्या करता है, स्टोरेज। और क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन। अब सबसे पहले था इसमें क्या, मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट कैसे करेगा, अब ये क्या करता है, बॉडी के वेट को उठाने में हेल्प करता है। बॉडी का जो वेट होता है उसको उठाने में हेल्प करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट। दूसरा क्या है, कनेक्शन। कनेक्शन कैसे, कि ये टिश्यू और ऑर्गन्स को आपस में बाइंड करके रखता है या फिर लिंक करता है। जैसे कि टेंडन्स और लिगामेंट, टेंडन्स और लिगामेंट्स ये क्या करते हैं, मसल टू बोन और बोन टू मसल। टेंडन क्या थे, वो मसल से बोन को जोड़ने को क्या बोलते थे, टेंडन। और लिगामेंट क्या था, बोन से बोन को जोड़ने को क्या बोलते हैं, लिगामेंट। तो ये क्या करता है, बॉडी में कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तीसरा क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी। ये नाजुक ऑर्गन्स को चारों तरफ एक
क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब होता है तकिया या हार्ड कवर बनाता है जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तीसरा क्या है, स्टोरेज, ये बॉडी के लिए ज़रूरी एनर्जी और मिनरल्स को क्या करता है, जमा करके रखता है। फिर जो पांचवा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, ये बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और गैस को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ले जाता है। जैसे ऑक्सीजन, फूड और वेस्ट प्रोडक्ट का फ्लो बनाए रखना। तो ये क्या हो गया, इसके फंक्शंस किसके, कनेक्टिव टिश्यू के। फर्स्ट हो गया मैकेनिकल, सेकंड हो गया कनेक्शन, थर्ड हो गया प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी, फोर्थ हो गया स्टोरेज एंड फिफ्थ हो गया क्या, ट्रांसपोर्टेशन। कनेक्टिव टिश्यू इज ए मोस्ट अबंडेंट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। अबंडेंट का मतलब क्या होता है, अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मतलब हाई इन नंबर, हाई इन नंबर। मतलब कनेक्टिव टिश्यूज बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा फैला हुआ टिश्यू है, सबसे ज़्यादा स्प्रेडिंग टिश्यू कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू। अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। फिर एक डिजीज़ है कनेक्टिव टिश्यू की, जिसको क्या बोलते हैं, मार्फन सिंड्रोम। ये डाय थोड़ी बहुत बता रहा हूँ इस डिजीज़ के बारे में, वैसे इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे बाद में। मार्फन सिंड्रोम क्या होता है, मार्फन सिंड्रोम में क्या होता है, इट इज़ ए डिजीज़ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये किसकी डिजीज़ है, कनेक्टिव टिश्यू की। मार्फन सिंड्रोम, इट इज़ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंट डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फाइब्रिलिन प्रोटीन। ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, मार्फन सिंड्रोम फाइब्रिलिन प्रोटीन की वजह से होता है, प्रोटीन फाइब्रिलिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की कि इसमें क्या देखने को मिलता है अपने को। तो इसमें अपने को देखने को मिलता है क्या, इलोंगेटेड आर्म्स एंड फीट। मतलब कि जैसे अपनी नॉर्मल हाथ होते हैं वो कहाँ तक होते हैं, अपने कमर तक आते हैं, या फिर थोड़े बहुत मतलब कमर से नीचे मान लो। लेकिन इसमें आर्म्स क्या होंगी, मतलब घुटने तक जितने लंबे लंबे पैर हो जाएंगे, हाथ हो जाएंगे, पैर, या फिर क्या होगा, हाथ छोटे छोटे रह जाएंगे, पैर बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। इलोंगेटेड फिंगर्स, लंबी लंबी उंगलियां हो जाएंगी। रिस्क ऑफ एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म का क्या मतलब होता है, सिंपल भाषा में बोले तो एन्यूरिज्म का मतलब होता है कि कोई भी ब्लड वेसल की, जो भी ब्लड की, ब्लड वेसल की जो भी वॉल होती है उसका कमज़ोर होकर के बलून की तरफ फूल जाना, क्या बोलते हैं उसको, एन्यूरिज्म। फिर होता है इट इज़ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर। कौन सा, मार्फन सिंड्रोम किसका डिसऑर्डर है, कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर है। थर्ड बात करते हैं कि कौन सा टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स मसल्स, ऑल द मूवमेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज बाय मस्कुलर टिश्यू। मतलब मस्कुलर टिश्यू में कौन इन्वॉल्व होता है, मसल्स। अब जितने भी मूवमेंट्स ह्यूमन बॉडी के होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू के थ्रू। जैसे आप हाथ उठा रहे हो, मसल्स की हेल्प से उठा रहे हो, पैर आगे बढ़ा रहे हो, मसल्स की हेल्प से बढ़ा रहे हो, कुछ चीज़ उठा रहे हो, मसल्स की हेल्प से उठा रहे हो। ये सारे काम किसकी वजह से हो रहे हैं, मस्कुलर टिश्यू की वजह से। ऑल मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट। जितनी भी मसल्स होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो मूवमेंट के लिए हेल्प करती है। मूवमेंट मतलब आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, खा रहे हो, किसकी हेल्प से, मसल्स की हेल्प से। तो मस्कुलर टिश्यू क्या हो गया, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मूवमेंट के लिए। अपनी बॉडी में मूवमेंट कौन करवा रहा है, मस्कुलर टिश्यू। जैसे आप दौड़ के गए, भाग के गए, कैसे भी गए, वो मूवमेंट किससे हो रहे हैं आपकी बॉडी में, मस्कुलर टिश्यू की हेल्प से। किसकी हेल्प से, मस्कुलर टिश्यू की हेल्प से। अब बात करते हैं क्या, मायोसाइट्स, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की। तो मायोसाइट्स क्या होती हैं, मसल फॉर्मिंग सेल्स। जो सेल्स मसल्स का फॉर्मेशन करती है उसको क्या बोलते हैं, मायोसाइट्स। मायोसाइट्स किसे बोलते हैं, मसल फॉर्मिंग सेल्स को क्या बोलते हैं, मायोसाइट्स। फिर बात करते हैं किसकी, मायोजेनेसिस की। मायोजेनेसिस क्या होती है, प्रोसेस ऑफ मसल फॉर्मेशन। जब मसल का फॉर्मेशन हो रहा हो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मायोजेनेसिस। कोई भी मसल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, मायोजेनेसिस। मायोपैथी किसको बोलते हैं, मायोपैथी डिस्टरबेंस ऑफ मस्कुलर फंक्शंस। मायोपैथी का मतलब डिस्टरबेंस ऑफ मस्कुलर फंक्शन, मतलब मसल के फंक्शन में कोई भी डिस्टरबेंस आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, मायोपैथी। फिर आता है क्या, मायोमा। मायोमा क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर ऑफ मसल्स। बिनाइन ट्यूमर मतलब नॉन कैंसरस, इसमें कैंसर नहीं होता। फिर आता है मायोसार्कोमा। इसमें क्या होता है, मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ मसल्स। मसल्स का मेलिग्नेंट ट्यूमर, जिसमें क्या
किस चीज़ का खतरा होता है? कैंसरस। ये कैसा होता है? कैंसरस। बिनाइन ट्यूमर तो कैंसरस नहीं होता, और मेलिग्नेंट कैसा होता है? कैंसरस। अब इसके बाद में बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स की। किसकी? क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। सबसे पहले आती है क्या? वो कौन सी मसल्स? स्केलेटल मसल्स। कौन सी? स्केलेटल मसल्स। दे आर वॉलेंट्री इन नेचर्स। ये कैसी होती हैं? वॉलेंट्री इन नेचर्स। दे आर स्ट्रेटेड। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? वॉलेंट्री का मतलब होता है जैसे कि, वॉलेंट्री का मतलब होता है अपने कंट्रोल में। स्केलेटल मसल्स कैसे हैं? अपने कंट्रोल में। जैसे आप हाथ को आगे कर रहे हो, पीछे कर रहे हो, आगे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, तो ये अपने कंट्रोल में। मतलब आप चाहो, आपके बिना चाहे आपका हाथ थोड़ी ऊपर हो जाएगा, आप उठाओगे तभी तो होगा। मतलब ये कैसा है? वॉलेंट्री नेचर है इसका। कैसा? वॉलेंट्री। मतलब आपके इशारे पे चलेगा। आपकी उंगलियां मुट्ठी बंद कर रहे हो, खोल रहे हो, ये कैसा है? एक वॉलेंट्री नेचर है। मतलब आप सोच रहे हो और ऐसा हो रहा है। जैसे कि आप भाग रहे हो, आपने सोचा मैं रुक जाऊं, रुक गए, तो वो क्या है? एक वॉलेंट्री नेचर है। दे आर स्ट्रेटेड। मतलब जो इनकी मसल्स होती हैं, जैसे ये कोई भी मसल है, तो ये स्ट्रेटेड, मतलब ऐसे लाइनें बनी हुई होती हैं इनके अंदर। तो ये क्या है? स्ट्रेटेड। जैसे मसल्स के अंदर क्या होती हैं? लाइनें बनी हुई होती हैं। मतलब थोड़ी ऐसे बोल सकते हैं खुरदरी मसल्स होती हैं। दे आर स्ट्रेटेड। सार्कोमेर्स। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल्स। सार्कोमेर क्या होता है? इट इज़ द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी? स्केलेटल मसल्स की। अब बात करते हैं किसके? टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितनी होती है? 639। अगर अप्रोक्स पूछे तो कितनी बता सकते हो आप? 639 टू 700। लेकिन ऐसे एग्जैक्ट ऐसे एक ही दे तो, एग्जैक्ट अपने को पूछे तो बता सकते हैं 639। स्केलेटल मसल्स कंसिस्ट 35 to 40% ऑफ टोटल बॉडी वेट। मतलब कि जो अपना बॉडी वेट है, जैसे 80 किलो आपका बॉडी वेट है, तो उसमें से 35 से 40% तो सिर्फ किसका वेट होता है? मसल्स का वेट होता है। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप की। फर्स्ट टाइप कौन सा था? स्केलेटल मसल्स। सेकेंड टाइप है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कौन सी होती है? स्मूथ मसल्स, दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर, दे आर नॉन स्ट्रेटेड। इनवॉलेंट्री इन नेचर मतलब, जैसे कि स्मूथ मसल्स में आप खाना खा रहे हो कुछ भी, तो वो जैसे आपने चू चबा लिया और वो पेट अंदर चला गया, तो जैसे कि वो पाइप से होके नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि हाँ भाई मेरे चेस्ट के बीच में आके खाना रुक जाए, वापस बाहर आ जाए। आपके एक्शन में नहीं है वो। मतलब कैसा है? इनवॉलेंट्री नेचर है उसका। दूसरा क्या है? दे आर नॉन स्ट्रेटेड। जो इनकी मसल्स होती है वो एकदम स्मूथ होती है। जैसे उसके अंदर स्केलेटल में स्ट्रेटेड मतलब थोड़ी खुरदरी थी, इनके ऊपर लाइंस बनी हुई थी, इसके अंदर ऐसा कुछ ही नहीं है। ये एकदम नॉन स्ट्रेटेड होती है, एकदम स्मूथ मसल होती है। तीसरी क्या है? कार्डियक मसल्स। दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर, दे आर स्ट्रेटेड। मतलब ये कैसी होती है? ये भी अपने कंट्रोल में नहीं होती। मतलब जैसे आप चाहो कि अब 5 मिनट के लिए मेरा हार्ट बंद हो जाए, तो ये क्या पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये कैसी होती है? इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब अपने कंट्रोल में नहीं है। दे आर स्ट्रेटेड। अब इसकी मसल्स भी कैसी होती हैं? खुरदरी, मतलब लाइनिंग प्रेजेंट होती है इनकी मसल्स में। कुछ जैसे ये मसल है तो कुछ इस तरीके की लाइनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। फिर बात करते हैं किसकी? फंक्शनल एनकॉर्पोरेसिस। ये क्या होता है? इट इज़ द इनवॉलेंट्री पासिंग आउट ऑफ स्टूल आफ्टर द एज ऑफ 4 years। मतलब कि अपन बिना चाहते हुए भी स्टूल अपने आप निकल जाए। 4 साल के बड़े बच्चे के, 4 साल से भी बड़े बच्चे के बिना चाहते हुए स्टूल, मतलब वो बिना चाहते हुए भी स्टूल निकाल दे, तो उसको क्या बोलेंगे? फंक्शनल एनकॉर्पोरेसिस। द मोस्ट कॉमन कोज इज़ कॉन्स्टिपेशन। मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन। जब बच्चों के 4 साल से बड़े बच्चों के कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज की समस्या होती है, तो वो क्या होते हैं? उनके एक्शन में नहीं होती, मतलब उनके कंट्रोल में नहीं होती। फिर वो जब वो स्टूल पास आउट करते हैं, तो वो कैसे हो जाएगी कि इनवॉलेंट्री एक्शन से। द डिसऑर्डर इज मैनेज्ड बाय। अब ये जो डिसऑर्डर है किससे मैनेज किया जाएगा? एडमिनिस्टर एनिमा। अगर उसके कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है तो क्या करेंगे? एनिमा एडमिनिस्टर करेंगे। प्रेस्क्राइब लेग्जेटिव्स। अब क्या प्रेस्क्राइब करेंगे उसको? लेग्जेटिव। लेग्जेटिव्स वो दवाइयाँ या वो सब्सटेंस होते हैं जो किसको ट्रीट करने में हेल्प करते हैं? कॉन्स्टिपेशन को। किसको? कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। फिर
एडवाइस टू ड्रिंक पेलेंटी ऑफ फ्लूइड, मतलब अपने को ज़्यादा से ज़्यादा क्या ड्रिंक करना है, फ्लूइड देना है बच्चे को। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं होगी। एडवाइस फॉर हाई फाइबर डाइट, और क्या देना है, हाई फाइबर डाइट देनी है। मेंटेन रेगुलर बाउल पैटर्न, और क्या करना है, बाउल पैटर्न को रेगुलर मेंटेन करना है। अब क्या है, फंक्शनल एनक्रेसिस, ये यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर देते हैं। ये क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। तो फंक्शनल एन्यूरेसिस क्या होता है, फंक्शनल एन्यूरेसिस क्या होता है, इट इज़ द इनवॉलेंट्री पासिंग आउट ऑफ यूरिन आफ्टर द एज ऑफ 5 years। इसमें क्या होता है कि अब बिना चाहते हुए 5 साल से भी बच्चा अपनी रात को सोते हुए मतलब क्या कर देता है, यूरिन पास आउट कर देता है, उसको पता नहीं लगता। या फिर खेलते खेलते चलते चलते उसका क्या होगा, यूरिन पास आउट हो जाएगा। कितने का, 5 साल से भी बड़े बच्चे का, मतलब उसके कंट्रोल में नहीं होता। तो क्या होगा, उसको उसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल एन्यूरेसिस। अब क्या होगा इसमें, द डिसऑर्डर इज मैनेज्ड बाय अलार्म थेरेपी, बेस्ट मैनेजमेंट एस्पेक्ट, मतलब ये जो बच्चा कर रहा है, 5 साल का बच्चा है, जिससे रात को पता नहीं लग रहा, नींदों के अंदर ये यूरिन पास आउट कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे, रात को 3 से 4 बार की अलार्म लगाएंगे, और इस बच्चे को उठा के इसको बोलेंगे कि टॉयलेट कर ले या फिर यूरिन पास आउट कर दे। तो ये क्या करेगा, रोज़ रोज़ ऐसा करेगा, तो एक टाइम पे ये प्रॉब्लम क्या होगी, सोल्व हो जाएगी। दूसरा क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइसेस में कौन सी होती है, डेस्मोप्रेसिन, या फिर दूसरी कौन सी होती है, इमिप्रामिन। डिक्रीज फ्लूइड इनटेक बिफोर द स्लीप, और सोने से पहले क्या कर दो कि फ्लूइड इनटेक को कम कर दो, फ्लूइड इनटेक को डिक्रीज कर दो। क्यों? क्योंकि अगर फ्लूइड की इनटेक डिक्रीज हो जाएगी तो उसको यूरिन की अर्ज नहीं होगी रात को। तीसरा क्या होगा कि इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग देंगे। टॉयलेट ट्रेनिंग किस तरीके से देंगे, बार बार उसको बोलेंगे कि यूरिन पास आउट करो हर 10-15 मिनट से, तो उससे क्या होगा कि इस चीज़ पे उसका कंट्रोल आएगा। फिर लास्ट टिश्यू आता है इसके अंदर, कौन सा, नर्वस टिश्यू। कौन सा, नर्वस टिश्यू। फोर्थ टिश्यू है नर्वस टिश्यू। द नर्वस टिश्यू इज composed ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब नर्वस टिश्यू क्या होता है, नर्वस टिश्यू इज composed ऑफ न्यूरॉन्स, मतलब किससे मिलके बना हुआ होता है, न्यूरॉन से। नर्वस टिश्यू किससे मिलके बना हुआ होता है, न्यूरॉन से। और न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। और न्यूरॉन्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसके होते हैं, नर्वस सिस्टम के। अब आती है इसमें क्या, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो ये जो आगे हेयर्स की तरह निकले हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। ये क्या है, न्यूक्लियस। ये है एक्सोन, और ये इसको पूरी को क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। न्यूक्लियस डज नॉट कंटेन सेंट्रियोल्स सो दे कैन नॉट डिवाइडेड, सो द नर्वस टिश्यू हैव द मिनिमल पावर टू रीजनरेशन, मतलब न्यूक्लियस के पास क्या नहीं होता है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल नहीं होगा तो वो क्या करेगा, 1 से 2 मतलब डिवाइड नहीं हो पाएगा। जैसे सेल्स के अंदर क्या होता है, सेंट्रियोल होता है, तो वो क्या करती है, डिवीज़न कर लेती है। वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर एब्सेंट होता है क्या, सेंट्रियोल, जिससे वो क्या कर नहीं कर पाता, डिवीज़न नहीं कर पाता। उसके अंदर मिनिमम पावर होती है किसकी, रीजनरेशन की, वो दोबारा से रीजनरेट हो जाए इसके लिए उसके अंदर मिनिमम पावर होती है। फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का क्या फंक्शन है, न्यूरॉन का फंक्शन है प्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। न्यूरॉन क्या करता है, इम्पल्स को प्रोड्यूस करता है और क्या करता है, ट्रांसमिशन करता है। जैसे कि इम्पल्स का प्रोडक्शन और ट्रांसमिशन, मतलब कोई आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ और वो आपको हाथों हाथ पेन हुआ और आपके ब्रेन तक सिग्नल गया, तो क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ, और क्या हुआ, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। फिर बात करते हैं किसकी, साइनेप्स क्या होते हैं, इट इज़ द जंक्शन बाय विच द न्यूरॉन्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर। साइनेप्स क्या होता है कि जंक्शन होता है, एक पॉइंट होता है जहाँ से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। जैसे कि ये क्या है, न्यूरॉन है, तो यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। जैसे ये क्या है, डेंड्राइट्स है, तो ये क्या हो गया इसका, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, साइनेप्स। यहाँ से क्या कर रहा है, ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे,
साइनेप्स। साइनेप्स क्या हो गया, एक जंक्शन हो गया जहाँ से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, साइनेप्स। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है इसके अंदर, सेंसरी न्यूरॉन्स, या फिर इसको क्या बोलेंगे, एफरेंट न्यूरॉन। इसमें क्या होता है, दे कैरी द इम्पल्स फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू CNS। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, कैरी द इम्पल्स फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब कि सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन क्या होंगे, जैसे आपने कोई गर्म चीज़ को छुआ, आपके दर्द हुआ उस चीज़ से, तो ये क्या करेंगे, इम्पल्स जनरेट करेंगे और कहाँ पे लेके जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। मतलब आपके माइंड को ये बताएंगे कि आपकी हाथ जल गया है, तो ये क्या हुआ, मतलब उंगलियों से जो पेन हुआ वो कहाँ तक गया, माइंड तक गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक गया, तो इसको क्या बोलेंगे, सेंसरी न्यूरॉन या फिर एफरेंट न्यूरॉन। फिर आते हैं मोटार न्यूरॉन। मोटार न्यूरॉन क्या होते हैं, दे कैरी द इम्पल्स फ्रॉम CNS टू बॉडी पार्ट्स। अब ये क्या करते हैं कि मतलब ये बहुत बिजली की स्पीड से भी तेज़ काम करते हैं, कौन, न्यूरॉन्स। फिर क्या हो गया, मोटार न्यूरॉन क्या होता है, दे कैरी द इम्पल्स फ्रॉम CNS टू बॉडी पार्ट्स। ये क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ कोई भी मैसेज कहाँ तक लाते हैं, बॉडी पार्ट तक। जैसे को जिस बंदे का हाथ जला था तो उसको मतलब किस चीज़ का पेन का फील करवाएंगे, कौन, ब्रेन सिग्नल देगा किस चीज़ का, कि हाथ हटाओ वहाँ से कि वो गर्म है। ब्रेन का सिग्नल आया कहाँ से, CNS से सिग्नल गया किसके पास, हैंड के पास, क्या, कि हैंड वहाँ से रिमूव करो क्योंकि वो हॉट सरफेस है। तो ये क्या हो गया, मोटार न्यूरॉन्स या इफरेंट न्यूरॉन्स। अब थर्ड टाइप क्या है इसके अंदर, मिक्स्ड न्यूरॉन। मिक्स्ड न्यूरॉन क्या होते हैं, दे परफॉर्म बोथ फंक्शन। कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो दोनों फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब बॉडी पार्ट से CNS तक भी लेके जाएंगे मैसेज को, और CNS से बॉडी पार्ट तक भी लेके आएंगे। तो यहाँ पे अपना टॉपिक टिश्यू कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।